हेलो एवरीवन, क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज इस वीडियो में हम लोग द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी जर्मनी और इटली के निर्माण के बारे में कि इनका निर्माण कैसे हुआ और क्या क्या उनमें सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए इटली और जर्मनी के निर्माण में, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे: यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी का एकीकरण। इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ 1830 एंड 1848 दैट ओनली रिवोल्ट्स एंड इंसुरेक्शंस वुड नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड गोल्स ऑफ यूनिफाइड इटली एंड जर्मनी। 1830 और 1848 के विद्रोहों के विफलताओं ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिर्फ विद्रोह और बगावत, इंसुरेक्शंस का मतलब होता है बगावत, कि सिर्फ विद्रोह और बगावत के जरिए इटली और जर्मनी का एकीकरण कभी पूरा नहीं हो सकता। सो द नेशनल सेंटिमेंट्स वर नाउ यूज्ड टू प्रोमोट स्टेट पावर एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। इसलिए अब राष्ट्रवादी भावनाओं का भी इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि राज्य की शक्तियों को बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ राजनीतिक प्रभुत्व को भी यूरोप में बढ़ाया जा सके। यानी कि युद्ध के साथ साथ राष्ट्रवादी भावनाओं का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाओं को भरा जाने लगा ताकि लोग अब राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रोत होकर यूनाइट होना शुरू हो जाएं, एक होना शुरू हो जाएं। यूज ऑफ डिप्लोमेसी एंड वॉर्स मार्क्ड द इवेंट्स ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली इनटू नेशन स्टेट्स। तो इस तरीके से कूटनीति और युद्ध दोनों ने मिलकर इटली और जर्मनी के एकीकरण में सहयोग दिया और उसे राष्ट्र राज्य में परिवर्तित किया। तो आइए अब हम जर्मनी के यूनिफिकेशन के सीरीज ऑफ इवेंट्स के बारे में जानते हैं। इन 1848 देयर वर अटेम्प्ट्स बाय लिबरल्स to unite different regions of German Confederation, but efforts failed। 1848 में बहुत प्रयास किए गए उदारवादियों के द्वारा कि जर्मनी के अलग अलग इलाकों को एक कर दिया जाए, उसे एक इलाके में परिवर्तित कर दिया जाए, लेकिन उनकी कोशिशें नाकामयाब रहीं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट was forced to disband and liberal initiative were suppressed by combined forces of the monarchy, military and supported by large landed aristocracy। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को बंद कर दिया गया, उखाड़ फेंक दिया गया और उदारवादियों ने जो शुरुआत की थी जर्मनी के एकीकरण की, उसे मोनार्की, मिलिट्री यानी कि मोनार्की के द्वारा जो उच्च वर्ग के लोग थे, मिलिट्री के द्वारा और साथ ही साथ जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, जो जमींदार थे, जिनको जंकर्स कहा जाता है, उनकी मिलीजुली शक्तियों ने उदारवादियों के इस इनिशिएटिव को भी दबा दिया था। प्रूशिया टुक द इनिशिएटिव टू यूनिफाई द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इनटू अ नेशन। तब प्रशिया ने एक इनिशिएटिव लिया जर्मनी के जर्मन स्पीकिंग रीजन्स को एक राष्ट्र बनाने के लिए, उसको एकीकरण करने के लिए। Otto von Bismarck was the architect of the process of unification of Germany using diplomatic skills and army। और ऑटोमैन बिस्मार्क ने एक प्रारूप तैयार किया, एक ढांचा तैयार किया कि किस तरीके से कूटनीति और बल के आधार पर जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। 3 wars डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस वर फॉट एंड वोन बाय प्रूशिया टू कंप्लीट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और प्रूशिया के द्वारा 3 युद्ध लड़े गए, डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से और फ्रांस से, और तीनों ही युद्ध में प्रूशिया की विजय हुई और इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा हुआ। ऑन 18 जनवरी 1871 जर्मन एम्पायर वॉज प्रोक्लेम्ड इन द हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सेलीज। और पैलेस ऑफ वर्सेलीज में 18 जनवरी 1971 को जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी गई। द यूनिफाइड जर्मनी वॉज टू बी हेडेड बाई कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया। और प्रूशिया के कैसर विलियम फर्स्ट को एकीकृत जर्मनी का जो हेड है वो घोषित कर दिया गया।
तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी घटनाएं हुई। आइए वह फिर से उसे हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थीं और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका प्रशिया के बड़े भूस्वामियों, जिन्हें जंकर्स भी कहा जाता है, तो उन्हें प्रशिया के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात प्रशिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उनका प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशिया की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रुशिया को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जर्मनी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशिया के राजा विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंड थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रशिया के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल, जिसे हॉल ऑफ मिरर्स भी कहा जाता है, वहाँ पर हुई। सभा में प्रशिया के काइजर विलियम फर्स्ट के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रशिया राजा की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और प्रशिया द्वारा उठाए कदम और उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या घटित हुआ। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो कंडीशंस बिफोर यूनिफिकेशन कि एकीकरण के पहले के हालात क्या थे। तो पहले के हालात ये थे कि इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स बिफोर इट्स यूनिफिकेशन, कि इटली 7 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था अपने एकीकरण के पहले। जैसे नॉर्थ में हैब्सबर्ग एम्पायर, सेंटर में पोप का शासन और दक्षिण यानी साउथ में बर्बन किंग, स्पेन के जो बर्बन राजाओं थे उनका शासन था। अब यहाँ समझते हैं कि जोसेपी मैज़नी का यहाँ पर क्या रोल था। तो ड्यूरिंग 1830s ही सॉट टू पुट टुगेदर ए कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक थ्रू रिवोल्ट्स एंड इंसुरेक्शंस, कि 1830 में जोसेपी मैज़नी ने एक सोची समझी विचारधारा के तहत इटली को विद्रोह और बगावत के जरिए एकीकरण करने की कोशिश की। He founded secret societies like Young Italy to inspire and make people aware of his goals. उसने एक गुप्त समाज बना रखा था चुपके से, जिसे उसने यंग इटली का नाम दिया, ताकि वो लोगों को उनके गोल्स, उनके उद्देश्य से उन्हें अवगत करा सके। The failures of revolutionaries uprising both in the revolutions of 1830 and 1848 made the kingdom of Sardinia Piedmont ruler King Victor Emmanuel II to take initiative to unify Italy through wars. लेकिन इन क्रांतिकारियों के विफलताओं ने, जो 1830 और 1848 में जो विफलताएं हुई थीं विद्रोहों की, तो उसके वजह से सार्डिया पिडमोंट साम्राज्य के जो राजा थे किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड, उन्होंने इटली की एकीकरण करने का इनिशिएटिव उठाया युद्ध के जरिए। कैमिलो बेंसो कैवर, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट,
कि वह सार्डिनिया पिडमोंट का मुख्यमंत्री था। ही वॉज नाइदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, वह न तो कोई क्रांतिकारी था और न ही वो राजतंत्र को मानने वाला था। ही वॉज एन इटालियन इलाइट, इलाइट का मतलब होता है रिच एंड एडुकेटेड, यानी एक ऐसा वर्ग जो अमीर है और पढ़ा लिखा भी होता है। तो ही वॉज एन इटालियन एलाइट हु स्पोक फ्रेंच बेटर देन इटालियन, वह एक इटालियन के अमीर घराने का पढ़ा लिखा व्यक्ति था जो कि इटालियन से अच्छा फ्रेंच बोलता था। ही लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली यूजिंग हिज डिप्लोमेटिक स्किल्स एंड अलायंस विथ फ्रांस टू डिफीट ऑस्ट्रिया इन 1859। उसने अपना मूवमेंट चलाया इटली के राज्यों को एकीकृत करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए अपने कूटनीति तरीक़ों से, और साथ ही साथ उसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस के साथ संधि भी की और 1859 में उसने ऑस्ट्रिया को युद्ध में हरा दिया। प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन की एकीकरण की प्रक्रिया क्या थी? तो 1859 में क्या हुआ? विद द हेल्प ऑफ अलायंस विथ फ्रांस सार्डिनिया पिडमोंट डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेज एंड गॉट लॉम्बार्डी, कि फ्रांस से संधि करके सार्डिनिया पिडमोंट ने ऑस्ट्रियन ताकतों को हराया और लॉम्बार्डी जगह को अपने कब्जे में किया। इन 1860 गैरिबाल्डी यानी गिसिपी गैरिबाल्डी, इसके बारे में हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, along with his armed volunteers red shirts marched into South Italy and won the kingdom of two slices. The Spanish ruler fled. गिसिपी गैरिबाल्डी ने 1860 में अपने आर्म्ड वॉलंटियर्स की मदद से, यानी अपने सशस्त्र सैनिकों की मदद से, जिसे उसने रेड शर्ट नाम दिया हुआ था, उसने साउथ इटली पर आक्रमण किया और सिसिली के जो दो साम्राज्य थे उस पर उसने कब्जा कर लिया और स्पेनिश रूलर वहाँ से भाग गया। इन 1861 किंग विक्टर इमैनुअल II वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ इटली। 1861 में जो राजा था विक्टर इमैनुअल II, उसे इटली के, यानी कि अब इटली जो यूनाइट हो चुका था उसको वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। In 1866 वेनेटिया बिकेम पार्ट ऑफ यूनाइटेड इटली। 1866 में वेनेटिया को यूनाइटेड इटली का एक अंग घोषित किया गया। इन 1870 रोम वॉज कंकर्ड एंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज कंप्लीटेड, और 1870 में रोम पर आक्रमण करके उससे अपने कब्जे में ले लिया गया, उस पर जीत हासिल कर ली गई और इस तरीके से इटली का जो एकीकरण था वह पूरा होता है। आइए अब हम गिसिपी गैरिबाल्डी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1807 में जन्म हुआ, 1882 में मृत्यु हुई। परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर, कि शायद इटालियन फ्रीडम फाइटर का सबसे मशहूर फ्रीडम फाइटर था, मतलब कि आज़ादी की जो फाइटर था, फाइटर मतलब लड़ाकू, बहुत ही मशहूर लड़ाकू था इटली का। इन 1833 ही ज्वाइंड द यंग इटली मूवमेंट। 1833 में उसने यंग इटली मूवमेंट आंदोलन में, यंग इटली आंदोलन का वह हिस्सा बना। ही पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिकन अपराइजिंग इन 1834 एंड ऑल्सो इन 1848। और 1834 और 1848 में जो गणतंत्र के लिए जो रिवोल्यूशनरी हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, उसमें भी उसने पार्टिसिपेट किया था। In 1860 he led the famous expedition of the 1000 red shirt volunteers to South Italy, winning kingdom of the two Sicilies. 1860 में उसने बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन चलाया अपने 1000 रेड शर्ट वॉलंटियर्स के साथ साउथ इटली की ओर, और सिसिली के दो साम्राज्यों पर उसने विजय हासिल की। In 1867 he and his volunteers tried to capture Rome but failed due to French troops there. 1867 में उसने रोम पर आक्रमण करके भी उस पर जीत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि वहाँ पर फ्रांस की जो टुकड़ी थी, सैनिकों की टुकड़ी थी, उसके वजह से उसे वहाँ पर जीत हासिल नहीं हो पाई। तो इस तरीके से हम लोगों ने इटली के एकीकरण के बारे में भी समझा कि जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग एम्पायर में बिखरा हुआ था।
19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमॉन्ट में एक इतालवी राजघराने का शासन था, यानी कि इटालियन राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैब्सबर्गों के अधीन था, मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन में बर्बन राजाओं के अधीन थे। इटालियन भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में जुसेप्पे मैत्सिनी ने एकीकृत इटालियन गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इटालियन राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख कावोर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, न तो एक क्रांतिकारी था न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इटालियन अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इटालियन भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे कैवूर का हाथ था, से सार्डिनिया पिडमॉन्ट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिकों के अलावा जुसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुएल II को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता का दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुएल की पत्नी थी। इस तरीके से हमने जर्मनी और इटली के एकीकरण के प्रक्रियाओं के बारे में समझा और जाना। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की अजीब दास्तान में हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं और उससे जानने समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल ऑफ अ नेशन स्टेट। ग्रेट ब्रिटेन राष्ट्र राज्य का सबसे अच्छा नमूना है। नो ब्रिटिश नेशन एग्जिस्टेड बिफोर 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी से पहले कोई भी ब्रिटिश राज्य मौजूद नहीं था। पीपल हैड डिफरेंट एथनिक कल्चरल आइडेंटिटीज़ एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स और इरिश। लोगों की अलग अलग सांस्कृतिक पहचान थी, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स, इरिश यानी स्कॉटलैंड था, आयरलैंड था, इस तरीके से अलग अलग देश बने हुए थे। The English Parliament had seized power from monarchy in 1688 and thus began the unification of Britain. तब इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की की शक्तियों को वापस ले लिया, सीज कर दिया 1688 में, और इस तरीके से ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 रिजल्टेड इन द यूनियन ऑफ स्कॉटलैंड विद इंग्लैंड, फॉर्मिंग द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन की वजह से स्कॉटलैंड इंग्लैंड से जा मिला और इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। इंग्लैंड स्टार्टेड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटिश कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद इंग्लैंड ने अपना प्रभुत्व स्कॉटिश के संस्कृति और वहाँ के राजनीतिक संस्थानों पर जमाना शुरू कर दिया। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर नॉट अलाउड टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड के निवासियों, जो पहले स्कॉटलैंड था,
जिसको इंग्लैंड में मिलाया गया, तो वहाँ के निवासियों को उनकी लोकल भाषा गैलिक बोलने की इजाज़त नहीं थी। वियर देयर नेशनल ड्रेस एंड सप्रेशन ऑफ कैथोलिक क्लैंस इफ़ दे रेस्ट वॉइस फॉर इंडिपेंडेंस। उन्हें अपनी भाषा बोलने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें अपने सांस्कृतिक कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थे, और अगर कैथोलिक क्लैंस अगर रिवोल्ट करते थे तो उनके आज़ादी के आवाज़ को दबा दिया जाता था, दमनकारी नीतियों से उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता था। The Act of Union 1801 united the Kingdom of Ireland with the Kingdom of Great Britain, forming the United Kingdom of Great Britain and Ireland। 1801 के एक्ट ऑफ यूनियन के तहत आयरलैंड को भी किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में मिला लिया गया। इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड का निर्माण हुआ। द कैथोलिक रिवोल्ट्स वर सप्रेस्ड बाय द इंग्लिश, और वहाँ पर जो कैथोलिक रिवोल्ट हुए उसे भी अंग्रेज़ों के द्वारा उसका दमन कर दिया गया। द 1789 रिवोल्ट लेड बाय वुल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड इरिशमैन फेल्ड। 1789 में वुल्फ टोन और जो यूनाइटेड इरिशमैन थे उनके रिवोल्ट को, उनके विद्रोह को भी अंग्रेज़ों ने यानी इंग्लिशमैन ने दमनकारी नीतियों से दबा दिया, उसे कुचल कर रख दिया। इन 1801 आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम, और 1801 में आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। सिंबल्स ऑफ फॉर्जिंग अ न्यू ब्रिटिश नेशन, तो एक नए ब्रिटिश नेशन के सिंबल्स क्या क्या थे? प्रोपोगेटिंग डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, की ज़बरदस्ती अंग्रेजी सभ्यता को लोगों पर लागू करना। द ब्रिटिश फ्लैग, अंग्रेज़ों का झंडा जिसको यूनियन जैक भी कहा गया। द नेशनल एंथम, वहाँ का राष्ट्रगान गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये पूरे यूनाइटेड किंगडम में इसे गाया जाने लगा। और द इंग्लिश लैंग्वेज, और अंग्रेजी भाषा, इन चीज़ों को कंपलसरी कर दिया गया ब्रिटिश नेशन में, ताकि वहाँ पर लोग सिर्फ ब्रिटेन के निवासी होकर रह जाएं और अपनी पुरानी जो सभ्यता है, जो पुरानी संस्कृति है, उसे पूरे तरीके से भूल जाएं। तो आइए हम लोग समझते हैं फिर से एक समरी के तौर पर कि कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी से पहले ब्रिटेन राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटेन द्वीप समूह में रहने वाले लोगों, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान एथनिक थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रिटेन संसद ने आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रिटेन पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथलिक कुलों में जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश कैथलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। अंग्रेज़ों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रिटेन प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया गया। वुल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 की अगुवाई में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रिटेन राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रिटेन झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान
गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह पाए। तो इस तरीके से हमने जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा और उसे समझने की कोशिश की। अगले वीडियो में हम लोग विजुअलाइजिंग द नेशन इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में किसी टॉपिक पर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।